हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर टू जो है स्थिर वैद्युत तथा स्थिर धारिता पर चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्वेल्थ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार अगर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, किसी गाउसीय पृष्ठ में माइनस क्यू तथा प्लस टू क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है हमारा क्यू इन बट्टा में क्या होता है, क्यू इन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट होता है, हमारा विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है। तो क्यू इन क्या है, हमारे सारे जो आवेश है वो है, पहले का है माइनस क्यू, फिर प्लस टू क्यू, और फिर है माइनस क्यू, और बट्टा में हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, इसमें आप देखिएगा तो माइनस क्यू और माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू, ये सारे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप कौन देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। दोस्तों, इसमें के सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, ये बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश होता है, और फिर कमाएं प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, ये दोनों आवेश होता है वैद्युत ध्रुव का। और जब आप विद्युतीय फ्लक्स निकालिएगा तो क्या विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्यू इन यहाँ पर डालिएगा आवेश को, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दो का जो आंसर है हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बता रहा है, तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिए गए चित्र में अगर विद्युतीय फ्लक्स अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, इसमें विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू है, इसमें x1 में क्यू है, सब सारे आवेश में क्यू है। तो हमारा विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है, हमारा होता है क्या, विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है हमारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें पिछले में मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो सारे के आवेश क्या है, प्लस क्यू है सारे के आवेश, तो सारे का आवेश क्या हो जाएगा, हमारा सेम ही हो जाएगा। सारे का विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें से हमारा सारा का विद्युतीय फ्लक्स सेम किसमें बता रहा है। इसमें बोला S4 सबसे अधिक होगा, S3 सबसे कम होगा, S2 S3 के बराबर होगा, पर तो S4 सबसे कम होगा। चौथा में डी में दिया होगा, सारे चित्र के साथ बराबर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा हो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व क्या सिग्मा है, तो उसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, इसमें जो होता है अगर आपसे कूलम पर में भी इसके जगह पर पूछ दे तो इसका भी अब आंसर यही होगा। कूलम पर में पूछ दे तो विद्युत क्षेत्र बराबर होगा, ई बराबर होता है हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी हमको दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पंचवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये गोलक पर आवेश इतना है, तो उसकी सतह विद्युत फ्लक्स क्या होगा। दोस्तों, आपको इसमें पढ़े होइएगा, इसमें होता है कि क्यू बटा गोलीय आवेश होता है हमारा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है गोलीय आवेश। तो दोस्तों, पाँच का जो हमारा जो बनाने का तरीका है, पाँच का जो क्वेश्चन सोल्व करना है, तो गोले के कारण क्या होता है हमारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आवेश बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है,
जो क्यू इन कितना दिया 10 माइक्रोफैराड दिया, तो हम लोग कॉथी में बदलेंगे तो 10⁻6 से आपको गुना करना पड़ेगा। 10⁻6 को क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। तो 10 गुने हमारा 10⁻6 हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो 5 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए छठा में, तो छठा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, छठा नंबर क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदे जिसकी प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारता क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2015 में भी पूछा गया, 2016 में पूछा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो भी से। तो और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। इसका आंसर हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो उसी पर क्यू इन बाई सन पर अथी कीजिएगा सोल्व, तो इसका में ये हो जाएगा। चूँकि अब 64 बोला है, 64 गुने इतना कर दीजिएगा, फिर सब काट कूट के आंसर कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ई बराबर 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है और विद्युत विभव भी का दूरी के साथ वितरण होगा। तो एक क्वेश्चन विद्युत विभव से है। तो दोस्तों विद्युत विभव में क्या बताता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत विभव बराबर जो होता है, विद्युत विभव बराबर क्या जाए, विद्युत विभव बराबर जो होगा दोस्तों होता है हमारा क्या, आवेश बटा धारिता होता है। तो यहाँ पे आवेश बटा धारिता होता है, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र का कोई मतलब ही नहीं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस पर सेम रहेगा, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 में, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्तों इसका विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको भी वैसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, 1/4π क्यू बाई आर स्क्वायर का। तो इसको अब आर दिया हुआ है हमारा और क्यू दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का जो है ना आवेश जो होता है वो डाल दीजिएगा, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, जो कि ये जगह 14.4 × 10⁻20 वोल्ट मीटर होता है। अब चलते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है क्या कि 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक z/50 की सतह पर विद्युत विभव क्या होगा। तो दोस्तों विद्युत विभव बराबर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इसमें त्रिज्या ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या विद्युत विभव क्या है बोला, गोलीय बोल रहा है, नाभिक क्या होता है, गोला होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/4π गुने क्यू बाई आर होता है, विद्युत विभव में क्यू बाई आर होता है। तो क्यू दिया है और आर दिया है, तो इस पर आपको निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, तो 9th नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत का मान क्या होगा। तो विद्युत का मान क्या होगा दोस्तों, विद्युत का मान जो है वो बढ़ जाएगा, विद्युत का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बता रहा है कि यदि किसी चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो कि सतह से विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमारा जो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, चलिए 12 में। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। तो आवेश पर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पृष्ठ आवेश घनत्व अगर बराबर होगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत तीव्रता का जो अनुपात हो जाएगा वो 1.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युत की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो इनमें मात्रक है। तो 13 का जो हमारा क्वेश्चन है कि बोल रहा है, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर का डी सही आंसर है। आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 14 नंबर है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। दोस्तों विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है, फाई बराबर जो हमारा होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर और डॉट हो जाएगा हमारा डी ए वेक्टर, तो क्षेत्रफल तो ए वेक्टर हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, कॉस थीटा में डॉट होता है तो हमारा हो जाएगा डॉट, बी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 15 से। तो 15 का जो हमारा क्वेश्चन है, 15 का हम लोग देखते हैं। 15 का जो क्वेश्चन हमारा 15 का बोल रहा है कि 15 का बोल रहा है कि गोले संधारित्र की धारता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोलों के बीच की रिक्तियाँ 1 मिमी हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। दोस्तों बाहरी गोले की त्रिज्या जो हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बाहरी गोले की त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बाहरी गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहरी गोले की त्रिज्या जो हमारा 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे साथ में, एक बूंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद के से निगत विद्युत फ्लक्स। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 16 का ऑप्शन नंबर सीधा हो जाएगा, ये मार लीजिए सही हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव स्थित है दोस्तों, सही सॉरी विद्युत द्विध्रुव अगर स्थित रहेगा तो उसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव होने पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत में माइनस की होता है प्लस की होता है, जाकि ये क्योंकि ये 0 के बराबर होता है, इसका 0 आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16 नंबर के बाद क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी चालक की विद्युत धारता का। तो दोस्तों चालक की धारता बराबर क्या होता है, आवेश बटा होता है विभव। चालक की धारता बराबर होता है विभव होता है। अब चलते हैं हम लोग अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की एक अक्ष से दूरी, एक चालक की अक्ष से 8 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो दोस्तों बेलनाकार चालक की जो है ना क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लेमडा बट्टा होता है 2 पाई एप्सिलॉन आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। दोस्तों इस पर अगर आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए तो उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 लेमडा बटा क्या जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना पड़ेगा। तो क्या जगह नीचे में जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो इसके लिए 2 से गुना करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोला, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश क्या होता है। दोस्तों विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर मैंने आपको पहले बताया था क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे 20 में। एक खोखले गोले की त्रिज्या 8 मीटर था, उस पर आवेश क्यू कूलम है तो उसके केंद्र में विभव क्या होगा। दोस्तों क्या होता है कि चालक के अंदर विद्युत विभव होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होता है। मैंने आपको अभी बताया चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे 22 में। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है। तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक तो हमेशा 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से कम नहीं। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 माइक्रो पर 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाए तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। दोस्तों दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 का समानुपाती घट जाएगा। हाफ समानुपाती क्या होती है, घटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गॉस के अनुसार विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो गॉस के अनुसार विद्युत फ्लक्स क्या होता है आप सभी जानते हो, ऊपर मैंने बताया था कि गॉस के अनुसार विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो गॉस के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम, तो हवा में उसकी अपेक्षा की आधारता क्या होगी। तो जब हवा उसकी अपेक्षा आधारता होगी जो हमारा के गुना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर जो हमारा है 26 नंबर है हमारा क्या है, 26 नंबर बोल बता है कि 26 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है अवशिष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो नहीं होता है तो मतलब इसका हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब 27 में किसी संधारित्र की धारता का मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की धारता का मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया, चूँकि अच्छा ऑप्शन नंबर ए दिया गलती है इसका, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा सी दिया हुआ। अब चलते हैं हम लोग 28 में। 28 में क्या है कि विद्युत धारता की बीमा क्या होती है। तो विद्युत धारता का जो बीमा होती है वो A-1 L-2 T4 A2 होता है। आवेशित खोखला गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है। तो खोखला चालक के केंद्र पर क्या होगा, विभव होगा, क्षेत्र शून्य होगा। तो क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, विभव नहीं होगा, ये गलती है।
और क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है परंतु विभव नहीं, ये सही है। मतलब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा लेकिन विभव शून्य नहीं होगा केंद्र पर। अब चलते हैं हम लोग 30 में। तो 30 में क्या है हमारा, 30 नंबर में जो है हमारा है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र इतना भी हुआ तो अवशिष्ट इसकी ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इसका जो ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV² होता है। तो इसका धारिता क्या है 50 दिया हुआ है, माइक्रोफैराड दिया है, उसका विभव क्या है 10 दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला पर डालकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो उसका जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है होगा। आ चलते हैं 31 में। 4 संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है तो 8 माइक्रोफैराड की धारिता बनने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो 8 माइक्रोफैराड की धारिता बनने के लिए उनको किस में जरूरत है, उसको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तो 8 माइक्रोफैराड बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 32 में 32 में। 32 में क्या बता रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों आप द्रव की बूंद को जब आवेश दीजिएगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। मतलब वो क्या करता है, उसका आकार जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है क्या है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, कई संधारित्र क्या उपलब्ध हो तो उनके समूह से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस समय जोड़ना चाहिए। दोस्तों इससे पहले आपने देख लिया कि 2 माइक्रोफैराड को 8 पुराना है तो क्या करते हैं हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या है समांतर क्रम में जोड़ना। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 34 में। 34 बता रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। इससे पहले मैं आपको बताया था कि आवेश का स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV² होता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन है, हाफ CV²। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। अब 35 में 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 35 नंबर आवेश वितरण से क्या होता है। तो आवेश वितरण से जो होता है ना ऊर्जा कहाँ होता है। जब आवेश को जो वितरण कीजिएगा आप तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर गिर जाता है, इधर दूसरे जो आप जिस माध्यम से भेजेगा उसमें हास होता है ऊर्जा, तो उसमें ऊर्जा क्या जाएगा हास हो जाता है। अब चलते हैं 36 में। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो धारिता हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा घट जाएगी। धारिता क्या धारिता घट जाता है बढ़ाने पर। 36 के बाद 37 में हमारा है 37 और 38 देखते हैं हम लोग एक साथ। 37 और 38 संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक धारिता के समान रहती है वो क्या है। दोस्तों धारिता में क्या होता है हमारा विभव जो होता है, विभवांतर जो होता है वो क्या होता है हमारा समान होता है, विभवांतर समान होता है। आज चलते हैं 38 में। 38 में बताता है कि समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं के तुल्य धारिता का अनुपात होगा। तो दोस्तों दोनों अवस्थाओं का तुल्य धारिता का जो अनुपात होगा वो होता है हमारा n² के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो 38 क्वेश्चन था, अब इस चैप्टर का जो 38 क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और भी इसका जो क्वेश्चन जो है हमारा हम छाट रहा है इसमें क्वेश्चन और भी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा। वो अगर होगा तो मैं आपको जो है इस वीडियो का पार्ट 2 निकाल दूंगा, और अगर नहीं होगा तो ये वीडियो है आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा, सारा इस कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो आपको जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था उन सारे को ध्यान में रखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल भी होगा। अगर आपको यूजफुल हुआ है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्त को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ये आप भूलिएगा मत, लाइक मत कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और जो है वो अपना शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।